शिक्षा की महिमा। मुख्य राजमार्ग से कटती एक संकरी सड़क 8 किलोमीटर के बाद नहर पर समाप्त हो जाती है। नहर पार जाने के लिए कच्चा पुल एकमात्र साधन है। जब नहर में अधिक पानी छोड़ा जाता है तब पुल टूट जाता है और नाव से नहर पार जाया जाता है। यह अस्थाई पुल, जिसे नहर पार के गांव वाले स्वयं बनाते हैं, बरसात के महीनों में अधिक पानी के आ जाने से टूट जाता है। सरकार ने कभी पुल को पक्का करने की नहीं सोची। नहर के पार गांव में गरीब परिवारों की संख्या अधिक है। आधे छोटे खेतों में फसल बोकर गुजारा करने वाले हैं और आधे दूध बेचने का काम करते हैं। गाय भैंसें पाल रखी हैं, जिनका दूध वे मुख्य राजमार्ग पर बसे शहर में बेचने जाते हैं। शिक्षा से गांव वालों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसा लगता था कि नहर पार आधुनिक सभ्यता ने अपने कदम अभी तक नहीं रखे हैं। नहर से पहले गांव में एक स्कूल है, जहां नहर पर गांव के बच्चे इसलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और दोपहर का खाना मिलता है। इसके अतिरिक्त गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो स्कूल से निकाल लिया जाता है। इस सब के बावजूद कुछ बच्चों पर सरस्वती मेहरबान होती है। प्रकृति चाहती है कि वे पढ़ लिख कर अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाएं। ऐसे ही बच्चों में रविंद्र प्रमुख था। गरीब परिवार का रविंद्र खुद अपने बलबूते पर पढ़ता चला गया। जिस स्कूल का परिणाम कभी 10% से अधिक नहीं आया, रविंद्र 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने रविंद्र की प्रतिभा का अवलोकन छोटी उम्र में ही कर लिया था। वह स्कूल की हर परीक्षा में प्रथम रहता था। जिले में प्रथम आने पर रविंद्र का उत्साह दुगना हो गया और वह अधिक लगन से पढ़ने लगा। प्रधानाचार्य ने रविंद्र के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और भाग दौड़ कर 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति भी करवा दी। होनहार रविंद्र जोश, लगन और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ता रहा और पढ़ाई के अंतिम शिखर पर पहुंचकर उसने अपना ध्यान IAS की परीक्षा पास कर एक अधिकारी बनने पर केंद्रित किया। मुख्य राजमार्ग पर बसे गांवों का अधिग्रहण सरकार करने लगी और एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई। छोटे उद्योगों के साथ विदेशी कंपनी ने कार बनाने के लिए जमीन खरीदी। कार बनाने के कारखाने का निर्माण शुरू हो गया। गांव के गरीब परिवारों को मजदूरी मिल गई। 2 साल बाद कारखाना तैयार हो गया और गांव के सभी नौजवानों की भर्ती कार बनाने के कारखाने में हो गई। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गई। परिणाम आने में 2 महीने का समय था। कारखाने में भर्ती पूरे जोश में थी। घर में खाली बैठे पुत्र को कोई बर्दाश्त नहीं करता है। रविंद्र को घर देख मां ने पिता से कहा, अजी सुनते हो, गांव के सारे लड़के कारखाने में भर्ती हो रहे हैं। अपना रवि घर पड़ा है, कुछ बात करो। सुना है 5-5 हजार रुपया महीना तनख्वाह मिल रही है। तुम ठीक कहती हो। कल सरपंच भी कह रहा था जल्दी भर्ती बंद हो जाएगी। ऐसे घर बैठे इतनी बढ़िया नौकरी के मौके कभी कभी मिलते हैं। कहकर आवाज लगाई, रवि। रविंद्र पढ़ने में व्यस्त था। शायद उसे एहसास था कि पिता कारखाने में नौकरी की बात करेंगे, इसलिए पिता की आवाज अनसुनी कर दी। रवि, परीक्षा समाप्त हो गई हैं, अब नौकरी कर ले। कारखाने में सभी लड़के भर्ती हो गए हैं। यह सुनहरा अवसर है, इसे गंवाना नहीं। मैं IAS अधिकारी बनना चाहता हूं, उसके लिए अभी और पढ़ना है। देख रवि, हम कोई अमीर नहीं हैं, हम पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। आप खर्च की चिंता न करें। प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि वे मेरी छात्रवृत्ति की बात करेंगे। देख रवि, तुझे घर के हालात तो मालूम ही हैं। तेरी 2 बड़ी बहनों और भाई की शादी में कर्ज लिया था, जो आज तक चुका नहीं पाया। आधा खेत साहूकार पहले ही अपने नाम करवा चुका है। बाकी आधे खेत से बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। 1-2 साल बाद छोटी बहन भी शादी के लायक हो जाएगी। आखिर कैसे मैं रकम का जुगाड़ करूंगा? घर बैठे बिठाए इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है, तू अभी जा और भर्ती हो जा। रविंद्र ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। आखिर थक कर उसने कारखाने में नौकरी कर ली। रविंद्र को स्टोर में ड्यूटी दी गई। 6,000 रुपए का वेतन पाकर घर वाले खुश हो गए, लेकिन
रविंद्र का मन दुखी था। 2 महीने जैसे तैसे काटे। 12वीं कक्षा की बोर्ड का परिणाम घोषित हुआ। 10वीं कक्षा में रविंद्र जिले में प्रथम आया था। इस बार वह पूरे राज्य में प्रथम रहा। राज्य सरकार ने आगे बढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की, जिससे उत्साहित होकर रविंद्र ने कॉलेज में दाखिला लिया और नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने की खबर मिलते ही रविंद्र के माता पिता बहुत नाराज हुए और प्रिंसिपल को कोसने लगे। उठ, कौन है तू? घबराकर रविंद्र उठा और अपनी राम कहानी सुना दी। मैं कैसे मानूं कि तू सच बोल रहा है? पुजारी ने अपनी शंका जताई। रविंद्र ने कॉलेज में दाखिला और छात्रवृत्ति के कागज दिखाए, तब पुजारी को यकीन हुआ। पुजारी मंदिर परिसर में ठीक मंदिर के पीछे कमरे में रहता था। उसने रविंद्र को मंदिर में ठहरने की इजाजत दे दी, लेकिन इसमें उसका अपना स्वार्थ था। पुजारी ने शर्त रख दी कि उसके दोनों बच्चों को पढ़ाना होगा और मंदिर की सफाई और छोटे मोटे सभी कार्य करने होंगे। रविंद्र को सिर छुपाने की जगह मिल गई और उसने पुजारी की शर्तें मान लीं। बेघर रविंद्र को घर मिला। सुबह 4 बजे उठकर मंदिर की सफाई करने, कॉलेज में पढ़ाई करने और शाम को पुजारी के बच्चों को पढ़ाने के काम करते करते रविंद्र थक कर चूर हो जाता था, लेकिन उसकी IAS की लगन में कोई बाधा नहीं आई। प्रधानाचार्य उसका हौसला बढ़ाते रहे। कॉलेज में वह सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाता। सारे कॉलेज में वह मिस्टर पढ़ाकू के नाम से मशहूर हो गया। उसका कोई दोस्त नहीं बना। जहां कॉलेज के लड़के रोज नए फैशन के कपड़ों में नजर आते और चमकती कारों, मोटरसाइकिलों पर घूमते, वहीं 2 जोड़ी पुराने कपड़ों में उसकी दरिद्रता झलकती थी। कोई उसे अपने पास नहीं आने देता था। लेक्चरर और प्रोफेसर ही उसके साथी थे। तमाम मुश्किलों के बीच प्रधानाचार्य उसे लक्ष्य बताते रहे और वह कठिन डगर पर चलता रहा, जिसका परिणाम पहले वर्ष ही नजर आ गया। वह पूरे कॉलेज में प्रथम रहा। इसके बाद छात्र उसके नजदीक आने लगे। पुजारी के नालायक बच्चे भी अच्छे अंकों से पास हुए। रविंद्र जिस कार्य को करता पूरी लगन से करता। मंदिर की रौनक दोबारा लौट आई थी। भक्तों की संख्या बढ़ गई थी और पुजारी की आय भी। रविंद्र विश्वविद्यालय में प्रथम रहा और IAS की परीक्षा प्रथम प्रयास में उच्च श्रेणी के साथ पास की। रविंद्र, आज तुमने अपने नाम को सार्थक कर दिया। जैसे सूरज सारे जगत को प्रकाश देता है, वैसे रवि, तुमने पढ़ने में नाम रोशन किया है। इस राह पर हमेशा चलते रहो, यही मैं चाहता हूं। कहकर प्रधानाचार्य ने रविंद्र को गले लगा लिया। प्रशिक्षण के बाद जहां बाकी IAS अफसरों ने विकसित शहरों में तैनाती चाही, वहीं रविंद्र ने अपना पिछड़ा जिला चुना। पहला काम उसने नहर पर पुल बनवाने का किया। रविंद्र के माता पिता खुशी से फूले नहीं समाये, लेकिन इस चिंता में डूब गए कि उनका रवि मिलने क्यों नहीं आया। क्या वह नाराज है? आज तुम्हारा बेटा जिले का कलेक्टर बन गया है। अगर तुम्हारी बात मानकर कारखाने की नौकरी करता तो अभी तक क्लर्क ही कर रहा होता। आज वह पूरे जिले का मालिक बन गया है। इससे पहले कि प्रधानाचार्य और कुछ कहते, पिता ने बात काट दी। हम तो मूर्ख थे, तभी तो आपकी बात नहीं समझ सके। हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए। तुम अज्ञानता का पर्दा उतार दो, शिक्षा की महिमा को समझो, यही मेरा सपना है। नहर पर पुल का काम तेजी से चल रहा था और गांव वालों को अपने रवि से मिलने की बेताबी थी। आखिर वो घड़ी आ ही गई। पुल का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। आज 5 साल बाद रविंद्र अपने गांव जा रहा था। कार धीरे धीरे पुल से गुजर रही थी। रविंद्र की आंखें नम होती जा रही थीं। पूरा गांव रविंद्र के स्वागत में खड़ा था। प्रधानाचार्य ने आगे बढ़कर रविंद्र को गले लगाया। उसके बाद माता पिता ने अपने बेटे को गले लगाया। कोई कुछ नहीं कह सका, तीनों की आंखें नम थीं। मां रोती रोती बस इतना ही बुदबुदा सकी, मेरा रवि। रमाशंकर तमतमाता हुआ घर से निकला और अपने साथ 2-3 पड़ोसियों को भी साथ ले लिया। प्रधानाचार्य को स्कूल परिसर में ही 2 कमरों का घर मिला हुआ था, जहां वह सपरिवार रहता था।
वहां पहुंचते ही सबने प्रधानाचार्य को खूब बुरा भला कहा। प्रधानाचार्य ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। थक हार कर प्रधानाचार्य ने कहा कि आपका लड़का है, जो आप उचित समझें वही करें। घर पहुंचकर रमाशंकर ने रविंद्र को हिदायत दी कि उसे आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वह नौकरी दोबारा शुरू कर दे। रविंद्र को कुछ सूझ नहीं रहा था। वह प्रधानाचार्य से मिला कि उसे क्या करना चाहिए। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए परिवार के साथ रहकर वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता है। घर से दूर रहकर अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा? प्रधानाचार्य ने समझाया कि उसकी छात्रवृत्ति पढ़ाई का खर्च वहन कर लेगी। यदि वह अपने परिवार को समझा सके तो उसके भविष्य के लिए उत्तम रहेगा। लेकिन रविंद्र का परिवार अपने फैसले पर अडिग रहा। रवि, कान खोलकर सुन ले, आगे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी करेगा तो पैसे कमाएगा, पढ़ाई करेगा तो पैसे खर्च होंगे। जितने साल पढ़ने में लगाएगा तब तक कम से कम 2 लाख रुपए बचा लेगा। लेकिन रविंद्र को पढ़ने की धुन थी। उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। यह सुनते ही रमाशंकर आग बबूला हो गया और रविंद्र को फिर धमकाया। आखिरी बार बोलता हूं, घर में रहना है तो नौकरी कर ले, वरना घर से बाहर हो जा। मैं आगे पढ़ूंगा। यह सुनकर रमाशंकर ने रविंद्र को हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दिया। मां ने दरवाजा बंद कर दिया। रविंद्र अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह प्रधानाचार्य के पास गया। रविंद्र को प्रधानाचार्य ने अपने घर पनाह दी, यह सोचकर कि हो सकता है 2-4 दिन बाद रविंद्र के माता पिता का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने गांव वालों के साथ प्रधानाचार्य के घर धावा बोल दिया और खुले शब्दों में चेतावनी दे दी कि वह गांव के बच्चों को भड़काना बंद कर दे, वरना उसे स्कूल में रहने नहीं देंगे। वह रविंद्र को अपने घर में नहीं रख सका। मजबूर होकर प्रधानाचार्य के घर से रविंद्र को जाना पड़ा, लेकिन वह घर नहीं गया, सीधे शहर की ओर रवाना हो गया। लेकिन समस्या रहने की थी। कॉलेज के पास एक मंदिर था। वह वहां कुछ देर बैठा रहा। रात को मंदिर बंद हो गया। सारी रात मंदिर परिसर में गुजार दी। उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, बस एक पैंट कमीज में घर से निकला था। सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज से उसकी नींद खुली। पानी पीकर गुजारा कर लिया। भक्तों का तांता लगा और कुछ भक्तों के दिए प्रसाद से पेट की भूख शांत की। कॉलेज खुलने में अभी 1 सप्ताह था। वह क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी रात भी मंदिर में काटी। अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने उसे उठाया।